सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से आतंकवाद की जंग में भारत को बड़ी वैश्विक कामयाबी मिली है। पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को कल यूएन सुरक्षा परिषद में तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैन कर दिया है। अब मक्की का नाम भी सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। अब्दुल रहमान मक्की के बारे में हम आपको बता दें कि वो लश्कर सरगना आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है। भारत में कई आतंकी हमलों में उसका हाथ है। वो पाकिस्तान की जमीन से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने, दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग, फंडिंग और रिक्रूटमेंट करता रहा है। मुंबई के 26/11 और दिल्ली के लाल किले हमले समेत कई आतंकी वारदात में उसका नाम है। भारत और अमेरिका मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की मांग लगातार करते रहे थे, लेकिन चीन बार बार उन प्रस्तावों को रोक देता था। अक्षय डोंगरे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, इस तरीके से मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना दरअसल कई तरीके से एक दबाव की राजनीति है जो भारत और अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान पर बनाना चाहता था, लेकिन चीन उसके आड़े आ रहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा नेहा, और ये एक बड़ी जीत हासिल हुई है भारत को और अमेरिका को भी, क्योंकि जिस तरह से मक्की को लेकर भारत हो चाहे फिर अमेरिका, दोनों ने अपने जो डोमेस्टिक लॉज है, यानी कि जो अपने लोकल लॉज है, उनके तहत उसको आतंकवादी पहले से ही घोषित कर दिया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर एक बॉडी मानी जाती है, वो दुनिया के सबसे खुखार आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए उनका एक सैंक्शन की कमेटी होती है, जिसके बाद अगर उसमें किसी का नाम आ जाता है तो उसकी फंडिंग हो चाहे फिर उसकी फंक्शनिंग हो, उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसमें जो 5 देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, उन सभी की रजामंदी जरूरी है। इन सभी में से सिर्फ चीन एक ऐसा देश था जो लगातार बार बार मक्की को जो वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत की मुहिम थी, अमेरिका की मुहिम थी, उसमें आड़े आ रहा था। पहली बार 2020 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव लाया गया कि अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, तो वीटो लगा दिया था चाइना ने। यानी कि जब चाइना ने अपना अड़ंगा डाल दिया, उसके बाद उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता था। फिर दोबारा 2022 में एक बार फिर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, लश्कर ए तैयबा के डेप्यूटी आमिर को वैश्विक आतंकवादी बनने से रोक दिया। लेकिन तीसरी बार अब ऐसा लगता है कि चाइना ने भी हार मान ली है पाकिस्तान का साथ देने से। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बुरी तरह से पिटी हुई है। उनके फॉरेक्स रिजर्व से 4.5 बिलियन बाकी है, जबकि अगर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए तो वो $600 बिलियन है इस वक्त। चाइना की खुद की इकोनॉमी डाउन जा रही है, उनकी खुद की इकोनॉमी की हालत खस्ता है, और ऐसे में लगता नहीं कि चाइना किसी स्थिति में है पाकिस्तान को बार बार डिफेंड करने की। और लगता है इसी कारण से चाइना ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने की बातों को लेकर। ये एक बड़ी जीत भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे दिल्ली की, जो लगातार कांप रही है और गिरते पारे के बीच ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों से आफत अब मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी है, तो ठंड में बेहिसाब इजाफा हुआ है। उसी का नतीजा ये है कि आज राजधानी का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। पारे का ये स्तर आज लोधी रोड और दिल्ली रिज इलाके में दर्ज किया गया। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम। देश की राजधानी में येलो अलर्ट। दिन में खिली धूप नजरों का धोखा है। सर्द हवा ने दिल्ली को आ घेरा है। शाम से लेकर सुबह तक दिल्ली किस कदर ठंडी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली को इस वक्त पूरी तरह से ठंड ने चपेट में ले रखा है। शीतलहर की चादर ने समूची दिल्ली को बुरी तरह से लपेट रखा है। बेशक दिन में दिल्ली के आसमान पर चमकता सूरज नजर आ रहा है, लेकिन ये सुबह और रात के तेजी से गिरते तापमान को थमने की गारंटी नहीं दे रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में अब जनवरी के दूसरे हाफ में ठंड का सितम बढ़ने वाला है। दिल्ली और राजस्थान इसी में कोल्ड वेव है मेनली,
मेनली जो राजस्थान और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा जैसे नौरनौल, हिसार और दिल्ली, इसी में कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव है। और ऑरेंज अलर्ट है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली का तो येलो है, बट मेनली राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में है। दिल्ली और एनसीआर में कल से ही 3 दिन के लिए सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक के लिए येलो अलर्ट है। कल रात वेस्टर्न से 2 लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके बाद मौसम खुलने का अनुमान है। 23rd, 22nd नाइट और मेनली 23rd से 24 इवन, तब तक जो है 22nd से 24 ये इफेक्ट करेगा, जो सेकेंड WD है। तो ये WD जो है ये सीजन का एक्टिव WD रहेगा। जो 22nd से 24 है उसमें रेन भी मिलेगा, ड्रिजल भी होगा प्लेन्स में। जब सर्दी प्रचंड हो तो उन लोगों को भारी मुश्किल हो जाती है जिनका अपना कोई आशियाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वरदान की तरह है ये शेल्टर होम, जहां रात में सोने की सुविधा तो है ही, नाश्ता और खाने का इंतजाम भी है। शेल्टर के अंदर सोने के लिए बिस्तर है, बेड है, गद्दे हैं, पिलो है और ब्लैंकेट्स हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में इन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाता है, टीरस, और लंच होता है और डिनर की सुविधा होती है। सर्दी से दिल्ली कांप रही है तो दिल्ली से सटे इलाके भी ठिठुर रहे हैं। नोएडा की तस्वीर देख लीजिए, इन लोगों के लिए अलाव लाइफ लाइन की तरह है। बहुत ज्यादा पड़ रही है, हम तो पूरी रात आग के सहारे बैठे रहते हैं यहाँ पे। आग के सहारे बैठे रहते हैं। कैसी ठंड पड़ेगी भैया? बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। तो सर्दी से रहिए सावधान, बस कुछ दिन की बात है, लेकिन ये कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मिलन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मिलन, आज क्या है सर्दी का हाल? क्योंकि पारा तो लगातार डिप हो रहा है, ऐसे में स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। सुबह उठकर घने कोहरे का सामना और भीषण ठंड। बिल्कुल नेहा, और सुबह उठते ही सबसे बड़ा जो काम होता है अभिभावकों का वो है बच्चों को स्कूल पहुंचाना। लेकिन स्कूल प्रशासन जो है इस वक्त उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि स्कूल बंद किया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी हम किसी स्कूल के पास खड़े हैं यहाँ पर, और जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास के, उनका जो टाइमिंग है हालांकि वो बढ़ा दिया गया है स्कूल प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी इस वक्त भी अगर हम देखें तो हवाएं चलने की वजह से काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ठंड में जो बच्चे हैं गाड़ियों में, बसों में, साइकिल्स में, रिक्शा पर बैठकर उन्हें स्कूल आना पड़ रहा है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल ले जाने की जो प्रक्रिया है अभी भी शुरू है, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे स्कूल के टाइमिंग्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं। लेकिन लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अगर IMD की जो प्रेडिक्शंस बता रही हैं अगले 3-4 दिनों में शीतलहर और बढ़ने वाली है और न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है, 2 डिग्री से भी कम जा रहा है, आज का भी रिकॉर्डेड 2 डिग्री है, तो क्या स्कूलों को कुछ दिनों के लिए फिर से अपने आप को बंद रखना चाहिए, कम से कम छोटी क्लासों के लिए? ये निर्णय अभी ना ही दिल्ली NCR में लिया गया है और ना ही नेहा नोएडा में लिया गया है, लेकिन स्कूल प्रशासन फिलहाल सक्रिय है इस बात को लेकर, और आने वाले दिनों में तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली की सर्दी का हाल तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब हम आपको बद्रीनाथ धाम लिए चलते हैं। वहां से दिखाते हैं कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ सकेंगे कि कैसे -16 डिग्री के तापमान में आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने वहां का हाल बताया। पहली बार बर्फ से ढके बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। तो देखिए आज तक के कैमरे के जरिए तमाम वो करोड़ों दर्शकों के लिए बाबा बद्री विशाल के कपाट तो बंद हैं। इस मंदिर पर फिलहाल जो प्रहरी हैं ITBP के लोग अब इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। बद्रीनाथ का जो पूरा इलाका गर्मियों में भक्तों से भरा हुआ रहता है, आज वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ दिखेगी। आपको बद्रीनाथ में बर्फ से ढके पहाड़ दिखेंगे, यहाँ आपको जमा हुआ तालाब दिखेगा। इस समय बद्रीनाथ में तापमान -16 डिग्री है, जहाँ आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा
बर्फ में सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष मिश्रा आपको बद्रीनाथ के मंदिर ले जाने वाले हैं। आपको भगवान के ऐसे भक्त से मिलवाने वाले जो -16 डिग्री से -25 डिग्री तापमान में चप्पलों में रहता है, जिसे ठंड नहीं लगती। ये देखिए, मैं जहां खड़ा हूं बाबा के धाम में, इस प्रांगण में, इस समय तापमान -16 डिग्री है। और आप सोचिए कि जब सूरज डूबता होगा तब ये तापमान कितना होगा। और यहाँ जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह जी हैं। देखिए, सिर्फ एक लेयर की जैकेट इन्होंने पहनी है, पैरों में जूते भी नहीं है, चप्पल है। अब आप सोचिए कि इतनी ठंड में ये जो प्रहरी हैं जो यहाँ बाबा के मंदिर की हिफाजत करते हैं, ठंड नहीं लगती हरिंदर जी? नहीं, कम लगती। सोचे हमारे इंस्ट्रूमेंट है रहने के लिए और ओढ़ने के लिए, सारी व्यवस्था है, कोट पहने पोने के लिए। बाबा का ये भक्त कौन है, आप उससे मुलाकात करें। इससे पहले आप बद्रीनाथ धाम में पड़ रही ठंड को महसूस कीजिए। बर्फ से ढके पहाड़ देखिए, जानिए कैसे ये पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। यात्रा शुरू होने के पहले बद्रीनाथ के इस पूरे प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिखती है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। हालांकि हर साल के मुकाबले लगता है इस बार बर्फबारी काफी कम हुई है। यहाँ 2 से 4 फीट तक बर्फ जमा होती थी, लेकिन इस बार ये महज कुछ इंचों में है। और ठंड का आलम ऐसा है कि ये जो पीछे आगे मंगल द्वार पर एक तालाब है, और ये देख रहे हैं आप, जो पूरी छोटा सा तालाब है, इसके पानी की ऊपरी जो परत है वो पूरी तरह से जमकर पपड़ी हो चुकी है। और पूरा ये जो इलाका है, ये जो हिमालयन आप देख रहे हैं रेंज, ये सब बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये दुर्लभ स्फटिक मणि शिवलिंग का जो मंदिर है, देखिए इसके प्रांगण में भी पूरी तरह से बर्फ जम चुकी है। मणिरत्नेश्वर महादेव जहाँ पर हम माथा टेकने के लिए आते हैं, ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि चूंकि कई बार पुलिस का दौरा यहाँ पर होता है, सुरक्षा के नाते आईटीबीपी भी आती है, इसलिए सड़कें, कुछ हिस्सा सड़क का जरूर यहाँ पर खुला हुआ है। आम लोगों के लिए आना यहाँ पर इस समय बैन है, वो नहीं आ सकते इस समय। लेकिन आप देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ है बर्फ की सफेद चादर। ये बद्रीनाथ की तस्वीर है। तो बद्रीनाथ में तालाब जम गया है, लेकिन क्या उस पर चला जा सकता है? क्योंकि हमारी टीम को यहाँ पर कोतवाली की छत पर इस तरह से पानी जमा हुआ देखा, यानी यहाँ पर छत से टपकने वाला पानी तक जम गया। बद्रीनाथ के रास्ते गर्मियों में भक्तों से भरे रहते हैं, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन अब रास्ते बर्फ में दब गए हैं। आज तक संवाददाता कुछ देर का सफर तय करके उस तालाब के करीब पहुँच गए, जो अब पूरी तरह से जम गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहाँ पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है, और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। ये समझने के लिए देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कैसे फिसल के गई पूरी बर्फ। आप इस बर्फ पर चल सकते हैं। अमूमन होता अगर ये तापमान नीचे अगर ये 2 से 4 इंच मोटी हो तो आप समझिए कि पानी के ऊपर चला जा सकता है। ये देखिए, ये है ये पूरी तालाब परत जो है वो जम चुकी है। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ तालाब जम गया है। सड़क पर भले ही बर्फ ना हो, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता फिसलन और बर्फ से ढका है, जिसे पार करने पर आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा को बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर गिरी बर्फ भले ही पिघल गई हो, लेकिन आसपास चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड हड्डियां गला देने के लिए काफी है। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि बाबा जोशीमठ पधार चुके हैं और उनका स्वागत फिर से मई के महीने में होगा। लेकिन तब तक आईटीबीपी के जवान बाबा के धाम की रखवाली करते हैं। बात अब वाराणसी की करेंगे, जहां पर बीएचयू में बीती रात छात्राओं ने कुलपति के आवास का घेराव किया। जमकर नारेबाजी हुई। कड़ाके की ठंड में भी छात्राएं देर रात तक कुलपति के आवास का घेराव करने पहुंची थी। दरअसल छात्राएं कई महीने से मेस में खराब खाने की शिकायत करती आ रही हैं। हॉस्टल में गंदगी, मेस स्टाफ के बर्ताव और कई अन्य शिकायतें लेकर छात्राएं कुलपति से मिल चुकी हैं। अब इनका ये आरोप है कि शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी से नाराज होकर छात्राओं ने घेराव किया और नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप ये कस्टर्ड देखिए, जिस कस्टर्ड में एक भी फ्रूट नहीं है, कस्टर्ड। और ये फ्राइड राइस है जो उबले हुए हैं
और इन फ्राइड राइस को कोई भी नहीं खा सकता क्योंकि ये कच्चे हैं। नहीं आप बताइए, हम लोग इतने हॉस्टल में रह के हम लोग मेडिकल से PhD कर रहे हैं और हम लोग दिन भर OPD OT और हम लोग लैब में काम करते हैं, सिनॉप्सिस का काम करते हैं। उसके बाद आने के बाद ये खाना मिलता है। आप बताइए क्या क्वालिटी है फूड का, क्या क्वालिटी है इसमें न्यूट्रिशन का? क्या हम लोग 25 साल 26 साल 28 साल की लड़कियों को न्यूट्रिशन का ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए? हर महीने 5 दिन के लिए हम लोगों को पीरियड्स होते हैं और उस वक्त में हम लोगों की बॉडी को कितनी जरूरत होती है अच्छे खाने की, अच्छे न्यूट्रिशन की, और हम लोगों को ये खाना खिलाया जा रहा है। आज भी आधे से ज्यादा लड़कियां ऐसी लड़कियां आई हुई है आज भी यहाँ पर जो अपने पीरियड्स में है, उनको पीरियड्स क्रैम्प्स हो रहे हैं लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बैठी हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। समंदर में मछुआरों के लिए देवदूत बन गए कोस्ट गार्ड के जवान। पोरबंदर में जय भोले नाम की फिशिंग बोट में जब आग लग गई, बोट में आग की खबर लगते ही कोस्ट गार्ड के जवान स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंच गए और मछुआरों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त का जब पोरबंदर के समंदर में फंसे हुए मछुआरों के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर और बोट्स की मदद ली गई और कई घंटे बाद ये मछुआरे सुरक्षित बाहर आ गए। बात अब दिल्ली की करेंगे, जहां पर वॉर मेमोरियल पर इन दिनों बैटल ऑफ बैंड्स का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने यह पहल की है, इसमें कई स्कूली बच्चे शामिल हैं। इसी कार्यक्रम में आइजोल से आए कई बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। देखिए कैसे बच्चों ने बेहतरीन पेशकश की।